शैक्षिक प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल। बच्चों, आज हम आपकी 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस अध्याय के अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो क्या होती है। लोकतंत्र की परिभाषा को जानेंगे हम, लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा से अवगत होंगे। लोकतंत्र की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं लोकतंत्र के अंदर पाई जाती हैं, लोकतांत्रिक देशों के अंदर पाई जाती हैं। फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों, अन्य शासन व्यवस्थाएं क्यों नहीं। इस के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार से बेहतर है। लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क हम देखेंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार से एक अच्छी सरकार है, लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं और लोकतंत्र के अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, इसकी कमियां क्या है। तो पक्ष और विपक्ष में तर्क के बारे का हम अध्ययन करेंगे और अंत में हम लोकतंत्र का वृहत अर्थ जो है वो जानने का प्रयास करेंगे कि विस्तृत अर्थ लोकतंत्र का जो है वो क्या है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। इस अध्याय को पढ़ लेने के बाद आप लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर करना सीख जाएंगे। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत परिभाषा पर भी नजर डालेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीजें हैं इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत हम एक सरल परिभाषा के साथ करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये एक आसान सी परिभाषा है और ये एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है, लेकिन यह परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा, और यह काम तभी होगा जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। तो आइए अब लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किस सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक कार्टून देखते हैं। बच्चों, आपके सामने एक कार्टून है। ये कार्टून कब का है? ये उस समय का कार्टून है
जब अमेरिकी सेना जो है वो इराक के अंदर थी और इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में वहां पर चुनाव हुए और उस समय ये कार्टून बनाया गया। इसमें डेमोक्रेसी को लिखा गया है कि डेमोक्रेसी जो है, आप देख रहे हैं कि सैनिक डेमोक्रेसी को जो है वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्टून में। तो इस कार्टून में प्रथम दृष्टया आप क्या देख सकते हैं कि सैनिक शक्ति की सहायता से और इराक के अंदर, हालांकि वहां डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वहां डेमोक्रेसी को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र वहां पर स्थापित हो जाए। अब लोकतंत्र ही क्यों स्थापित हो जाए? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम व्यवस्थाओं में से माना गया है, अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर माना गया है और यही इस कार्टून के अंदर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं जो हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी देश को लोकतांत्रिक बनाती हैं या फिर किन बातों को आधार मानकर हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहली जो विशेषता है लोकतंत्र की वो है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। यानी कि अगर किसी देश के अंदर जो मुख्य फैसले हैं जनता के हित के लिए या जनता के लिए या देश के लिए, वो फैसले निर्वाचित जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही ले तो वहां लोकतांत्रिक सरकार होगी। अब एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया और वहां की लोकतांत्रिक सरकार को जो है उखाड़ फेंका और स्वयं को जो है मुख्य कार्यकारी देश का घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराया गया जिसके माध्यम से उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। जनमत संग्रह, एक शब्द आया है बच्चों, जनमत संग्रह। जनमत, देखिए शब्द को तोड़ के देखिएगा, जनमत, जन से जनता, मत से राय, यानी कि जनता की राय लेना। टू टेक द पब्लिक ओपिनियन इज नोन द रेफरेंडम। जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह जो है वो कराया गया कि जनता की राय ली गई और उसमें एक आ गया कि जनता ये कहती है कि राष्ट्रपति जो हो परवेज मुशर्रफ अगले 5 साल तक बने रहे। अब जब ऐसी व्यवस्था की गई तो वहां पाकिस्तान के अंदर जो लोकतांत्रिक समर्थक थे या जो पाकिस्तानी मीडिया था या लोकतंत्र के लिए जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन मुशर्रफ ने किसी की भी नहीं मानी और उन्होंने विधानसभा के अंदर संसद के अंदर एक कानून पास किया और उस कानून के अनुसार क्या किया गया कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए इस कानून के अनुसार और इन प्रांतीय जो असेंबलियां जो थी उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। यानी कि वहां चुनाव हुए, प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए, उनके प्रतिनिधि भी बने, लेकिन उन प्रतिनिधियों के हाथ में पावर नहीं थी डिसीजन लेने की। निर्णय लेने की पावर किसके हाथ में थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में, सेना के हाथ में। सेना जो है अंतिम निर्णय सेना लेगी। वहां चुनाव कराए गए, अगर एक नजरिए से देखें तो वहां चुनाव हुए, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था थी क्योंकि वहां चुनाव के माध्यम से सत्ता जो है वो आई। लेकिन हमें ये देखना होगा कि लोकतंत्र की यह विशेषता है कि जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कठपुतली बनकर ना रह जाएं। उनके हाथ में, उनके पास वो पावर होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए कि वो जनता के हित में या जनता के लिए फैसले स्वयं ले सके। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ये पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब दूसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अब
अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं। लोकतंत्र की विशेषता ये है कि वहां पर जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए। अगर जहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे वही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी, या वही उसी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 1930 में मैक्सिको जो है वो आजाद हुआ, और मैक्सिको में कहने को हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव किए जाते हैं। लेकिन सन 2000 तक, 1930 से 2000 तक चुनाव में PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, PRI नाम की एक पार्टी की ही जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट मांगेंगे। मीडिया में भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाएगा, और ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि PRI पार्टी ही सत्ता में आ सके। अब इस प्रकार की जो चुनावी प्रक्रिया है, क्या हम उसे लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया कहेंगे? क्या हम कह सकते हैं कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है? जी नहीं। तो इसकी दूसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। यानी कि जो सत्ता में बैठे हैं वो अपने आप को सत्ता का मालिक ना समझें, उनके अंदर भी परिवर्तन हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहां पर लोकतंत्र है। अगली विशेषता है एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक वोट डालेगा और उस वोट का मूल्य एक ही होगा। अर्थात चाहे एक आम नागरिक का वोट है या चाहे राष्ट्रपति का वोट है, वो एक ही गिना जाएगा। ये नहीं होगा कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं और सबसे बड़ा पद है तो उनके वोटों का मूल्य ज्यादा होगा और एक आम नागरिक जो है उसके वोट का मूल्य कम होगा। जहां पर ऐसी व्यवस्था होगी वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र जहां होगा वहां एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा और उसके वोट का मूल्य एक ही होगा। आपकी पाठ्यपुस्तिका से कुछ उदाहरण लेते हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल आती है। तीसरा उदाहरण लेते हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। यानी कि वहां एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में ऐसा होता तो महिलाओं को भी अधिकार मिलता। फिजी में वहां के जो मूल नागरिक हैं उनके वोट का मूल्य जो भारतीय मूल के जो फिजी के अंदर नागरिक रह रहे हैं उनसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में जो है वो हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगर जहां पर ऐसी व्यवस्था है वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अन्यथा भले ही सीमित मताधिकार दिया गया हो, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मान सकते आप। लोकतंत्र की अगली जो विशेषता है वो है कानून का राज या कानून का शासन और अधिकारों का आदर। कानून का शासन से क्या अभिप्राय है बच्चों? कानून का शासन से हमारा अभिप्राय है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, पहली बात। और दूसरी बात, कानून सभी के लिए एक जैसा है। कानून के दायरे में सभी व्यक्ति आते हैं और सभी पर कानून लागू होता है। और जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा या
शासन व्यवस्था के द्वारा उनका आदर किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जहां पर होगी वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। एक उदाहरण देखते हैं। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली और उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज था। बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्न आप जरूर नोट करते चलें। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जिम्बाब्वे जो है वो स्वतंत्र कब हुआ? 1980 में, 1980 में। किस दल की सरकार बनी वहां पे? जानू पीएफ। और वहां पर जो राष्ट्रपति कौन बने? वहां के नेता रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो है वो काफी लोकप्रिय नेता थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है वो कई बार अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए और संविधान के अंदर परिवर्तन किया और परिवर्तन करके संविधान को ऐसा बनाया कि संविधान जो है वो राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति जो है वो जनता के प्रति अधिक जवाबदेह नहीं है। इस प्रकार के संशोधन संविधान में किए गए। अब हालांकि रॉबर्ट मुगाबे ने जो है वो जिम्बाब्वे में गोरों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था उसमें नेतृत्व भी किया था और काफी लोकप्रिय नेता भी थे, लेकिन उन्होंने अधिकारों का सम्मान नहीं किया और कानून के शासन को जो है वो नहीं माना। तो उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण 1917 में जो है वो न्यायालय ने एक आदेश दिया और उसके आधार पर जो है वहां विरोध प्रदर्शन हुए और रॉबर्ट मुगाबे को 1917 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों को द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर काम करती है। यानी लोकतांत्रिक सरकार जो है वो संविधान के दायरे में काम कर सकती है, संविधान के दायरे से बाहर नहीं। भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे यहाँ जो सरकारें हैं, वो संविधान के अंदर जो लिखा गया है उसके अनुसार शासन कर सकती हैं, उससे बाहर नहीं जा सकती। ऐसा हमारा संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है और हमारी लोकतांत्रिक विशेषता है, ये लोकतंत्र की विशेषता भी है। चलो बच्चों, एक और कार्टून देखते हैं। आपके सामने जो कार्टून है ये सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित है। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन का शासन था, लेकिन वो तानाशाही शासन व्यवस्था थी वहां पर और एक व्यापक नरसंहार के संकेत मिले अमेरिका को वहां से और अमेरिका ने वहां कार्रवाई की और उसके बाद सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंका गया और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत सभी को वोट का राइट दिया गया। इस कार्टून में आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि हमें जो है वो सभी को समान अधिकार मिल गया है। सभी लोगों को जो है एक व्यक्ति का एक वोट डालेगा और उसका मूल्य भी एक ही होगा। और जो अंदर जेल के अंदर सद्दाम हुसैन को दिखाया गया है और वो सोच रहे हैं वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। यानी कि ये सोच रहे हैं कि उस समय के बारे में सोच रहे हैं जब देश के अंदर वही शासन करते थे, उनका वोट ही मात्र सत्ता को चलाने के लिए, सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए था, अन्य किसी को वोटिंग राइट्स नहीं था। तो उसके बारे में ये कार्टून उस समय का बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या कार्टून दिखाने का उद्देश्य जो है वो क्या है? वो आपको ये समझाना है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। बच्चों, अभी तक हमने लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा को पढ़ा और उसकी विशेषताओं के माध्यम से लोकतंत्र क्या है ये जानने का प्रयास किया। अब शाब्दिक दृष्टि से लोकतंत्र क्या है हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र जो है इसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमो का अर्थ होता है लोगों और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ जो है वो लैटिन भाषा में जो है वो क्या हुआ, लोगों का शासन, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता की स्वयं की शासन व्यवस्था हो।
और इसको बड़े सुंदर तरीके से अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों के लिए, लोगों के द्वार, लोगों की अपनी शासन व्यवस्था ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में ऐसा कहा था। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ देखें तो लोक प्लस तंत्र, लोक जनता, तंत्र शासन। जनता का शासन अगर हम हिंदी के अंदर अगर इसको शाब्दिक महत्व को देखते हैं, शब्द का अर्थ देखते हैं, और अगर हम जो है वो यूनानी भाषा के अंदर इस शब्द का अर्थ देखते हैं तो ये दो शब्दों के मेल से बना था, जो डेमोक्रेसी शब्द है, डेमो और क्रेशिया, जिसका अर्थ भी वही है, जनता का या लोगों का शासन। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था हो। अब लोकतंत्र को अधिक विस्तार से जानने के लिए कि लोकतंत्र भाई क्यों जरूरी है, या लोकतंत्र ही हमें क्यों अपनाना चाहिए, या लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अच्छी व्यवस्था क्यों है, इस बात पर हम तब सहमत होंगे जब हमें लोकतंत्र की अच्छाइयों और उसकी बुराइयों का पता चलेगा, जब हम लोकतंत्र के गुण और दोषों की चर्चा करेंगे। तो आइए लोकतंत्र के जो पक्ष और विपक्ष में तर्क देखते हैं और उसके गुण और अवगुणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क लेते हैं, या लोकतंत्र की जो है गुणों की बात करते हैं, या हम इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था क्यों है, या लोकतंत्र के गुणों की चर्चा कीजिए, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक बेहतर शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। तो पहला गुण हम देखते हैं, लोगों का अपना शासन। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन जो है वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में चूंकि जनता को अधिकार प्राप्त होता है, जनता अपना मत का प्रयोग करती है और स्वयं अपने शासनाध्यक्ष जो है वो चुनती है, तो इस कारण से लोगों का अपना शासन इसे कहा जाता है, इसलिए ये शासन व्यवस्था अच्छी है। दूसरा कहता है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना। लोकतंत्र की एक अन्य और महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा या उसके सम्मान या उसकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैसे? एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। यहां पर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, उच्च पद पर हो, किसी भी पद पर ना हो, देश का शासनाध्यक्ष हो, आम नागरिक हो, सभी को गरिमा और सम्मान बराबर रखने के लिए ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र के अंदर होती है, जहां पर एक व्यक्ति, एक वोट का और एक मूल्य का व्यवस्था होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें लोगों की गरिमा का ध्यान रखा जाता है, उनके सम्मान का ध्यान रखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी अमीर व्यक्ति के वोट की संख्या, वोट की वैल्यू ज्यादा है और गरीब व्यक्ति की कम है, तो गरीब व्यक्ति के जो मर्यादा है, उसका जो मान है, सम्मान है, उसको ठेस पहुंचेगी, उसकी गरिमा का नाश होगा। तो ऐसी स्थिति में उस शासन व्यवस्था को हम अच्छा नहीं कहेंगे। अतः लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, इसलिए लोकतंत्र अच्छी शासन व्यवस्था है। कानून के समक्ष समानता। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। कानून के आगे, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ये व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस आधार पर भी लोकतंत्र एक अच्छी सरकार है, क्योंकि यहाँ कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। लोगों में के प्रति जिम्मेवार सरकार। लोकतंत्र एक वैध और जिम्मेवार सरकार है। 10वीं कक्षा में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्यों जिम्मेवार है?
क्योंकि ये अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जिम्मेवार है। यहाँ पर जो है जिम्मेदारी निश्चित है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अपने शासनकाल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य संविधान के अनुसार नहीं था, क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी, तो किसी ने उनका विरोध नहीं किया और उनका विरोध नहीं हो पाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे जब वो प्रधानमंत्री हैं तो वो कोई भी कार्य अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो संविधान के अनुसार काम करें, और लोकतंत्र ये जिम्मेवारी निश्चित करता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है वो उनको दंड देने का हक रखती है। इसलिए ये जिम्मेवारी पैदा करती है। तो प्रधानमंत्री जी भी या राष्ट्रपति जी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संविधान के दायरे से बाहर हो, क्योंकि वो जिम्मेवार हैं जनता के प्रति। लोकतंत्र की एक विशेषता है या गुण है। अगला कहता है कि अपनी गलती ठीक करने का अवसर या मौका देता है लोकतंत्र। कैसे देता है? लोकतंत्र में एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। जैसे भारत के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं। 5 वर्ष के लिए आप अपनी सरकार को चुनते हैं, और अगर आपको द्वारा चुनी हुई सरकार या आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर ठीक कार्य नहीं करता तो 5 वर्ष के बाद आपके पास फिर से मौका आता है, अवसर आता है कि आप अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं। ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसा गुण जो है, ऐसी जो सिस्टम है वो केवल और केवल डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में है। तानाशाही में अगर आपने एक बार तानाशाह को बिठा दिया सत्ता पर तो उसको वहां से हटाना बड़ा ही मुश्किल और कठिन कार्य होगा। इसके लिए आपको दोबारा से संघर्ष करना पड़ेगा और दोबारा से तख्ता पलट करना पड़ेगा, तब जाकर व्यवस्था स्थापित हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। एक समय निकालने की आवश्यकता है कि ये 5 वर्ष निकल जाएं और उसके बाद जो है हम ऐसी जो है वो सरकार को बदल सकते हैं। कुछ जो देश हैं उनके अंदर लोकतंत्र का और परिष्कृत रूप है, और वहां राइट टू रिकॉल, वापिस बुलाने का अधिकार भी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर वापिस बुलाने का अधिकार क्या है? वापिस बुलाने का अधिकार क्या ये है कि हम मान लीजिए अपना प्रतिनिधि चुनकर और संसद में भेजते हैं या अन्य ऊपर भेजते हैं, और अगर वो ठीक कार्य नहीं करता तो लोगों की एक निश्चित संख्या हस्ताक्षर करके और उस व्यक्ति को वो 5 साल पूरे करने, या जो पूरा उनका मान लीजिए 4 साल के लिए चुना था तो 4 साल से पहले भी उसको वापस बुला सकती है। इसे राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भी डेमोक्रेसी के अंदर है। तो उससे क्या हुआ? लोकतंत्र एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि लोगों की गरिमा का ध्यान रखा जाता है, कानून के समक्ष समानता है, जिम्मेवार सरकार है। गलती अगर हो जाती है तो हमें ठीक करने का अवसर भी मिलता है। इसलिए लोकतंत्र एक अच्छी सरकार है। अब हम लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे कि लोकतंत्र जो है वो उसके अंदर कमियां क्या है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र के अंदर खामियां, कमियां, अवगुण, दोष वो क्या है? तो पहला, राजनीतिक अस्थिरता। जो इस लोकतंत्र का विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर नेता बार बार बदलते रहते हैं, राजनीति में परिवर्तन होता रहता है और लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पाती, क्योंकि उनको जो लागू करने वाले जो नेता थे वो बदल जाते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र एक अच्छी सरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ नेता बार बार बदलते रहते हैं। दूसरी बात कहता है राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल। ये एक पॉलिटिकल पावर प्ले है, राजनीतिक लड़ाई और एक गेम है,
यानी कि लोकतंत्र के अंदर केवल सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। वो किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त हो जाए, बस बशर्ते सत्ता हाथ में हो, उसके लिए तरीका कोई भी हो। ये लोकतंत्र में ऐसा, इसके विरोधी ऐसा बोलते हैं। फिर कहता है कि लोकतंत्र में फैसलों में देरी होती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में तानाशाह की तरह एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता। लोकतंत्र में डिसीजन सभी लोग मिलकर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग जो फैसला है, अगर एक व्यक्ति फैसला लेगा तो बड़ी जल्दी आसानी से फैसला ले सकता है, लेकिन किसी फैसले को कुछ व्यक्ति मिलकर लेंगे तो वो उसके पक्ष में कहेंगे, कुछ व्यक्ति उसके विपक्ष में तर्क रखेंगे, तो इससे क्या होगा, डिले हो जाएगा, डिसीजन में डिलेइंग होगी। तो लोकतंत्र की ये भी एक अवगुण बताते हैं कि लोकतंत्र में जो फैसले हैं वो बड़ी देरी से लिए जाते हैं और इस कारण से अच्छी सरकार नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण और चुनाव में धन का प्रयोग, ये लोकतंत्र की अवगुण है लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में सत्ता का खेल चलता है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजनीति के अंदर अपराधियों की सहायता ली जाती है। ट्रिपल एम, मसल पावर, मनी पावर, मिनिस्ट्री पावर का प्रयोग किया जाता है। चुनाव में धन का प्रयोग किया जाता है, लोगों को जो है लुभाने के लिए, लोगों के जनमत को प्रभावित करने के लिए पैसा दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है ताकि वो अपना वोट अमुक व्यक्ति के पक्ष में दे दे। कार्टून जो आपको ये एक पिक्चर लगी हुई है, उस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि डॉलर का एक नोट है जो कालीन के रूप में दिखाया गया है और सामने व्हाइट हाउस जो अमेरिका का प्रशासनिक जो देश का भवन है, तो वहां तक पहुंचने का तरीका ये कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में पहुंचने का तरीका डॉलर के माध्यम से होता है। डॉलर का कालीन के माध्यम से ही व्हाइट हाउस में पहुंचा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कार्टूनिस्ट इस कार्टून के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा है कि चुनाव के अंदर धन का प्रबल प्रयोग होता है, जो कि लोकतंत्र की एक कमी है। फिर कहता है लोकतंत्र में आर्थिक विकास में देरी। ये लोकतंत्र का ग्राफ अगर हम देखें तो आर्थिक विकास जो है वो तानाशाही शासन व्यवस्था या अन्य शासन व्यवस्थाओं का आर्थिक विकास बड़ी तेजी के साथ होता है, जबकि लोकतंत्र में आर्थिक विकास धीमी गति के साथ होता है। तो यहां पर भी इसकी एक कमी के रूप में जाना जाता है। तो इन सब बातों से लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ या लोकतंत्र का विस्तृत अर्थ। बच्चों, हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा है, जाना है, परखा है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार नहीं होता। यह बहुमत स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अब आप इस बात में पजल होंगे कि ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, जो लोकतंत्र की अगर विस्तृत अर्थ की बात करें हम, तो लोकतंत्र का ये हमने आज जो बेसिक सी चीजें लोकतंत्र के बारे में जानी है। अगर लोकतंत्र को हम बड़े अर्थों में लेंगे तो लोकतंत्र जो है एक आदर्श शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था के कई सारे रूप हैं। अब बेसिकली मूल रूप से हम देखते हैं लोकतंत्र को दो भागों में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को जानते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है वो आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, क्योंकि यहां पर जनता अपना
शासनाध्यक्षों को स्वयं नहीं चुनती, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि शासनाध्यक्ष को चुनता है या शासनाध्यक्ष को बनाता है। हमारे देश भारत के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की व्यवस्था है। हम हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को सीधा नहीं चुनते, हम हमारे यहाँ एमएलए और एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं और वो हमारे शासनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर लोग अपने शासनाध्यक्ष को डायरेक्टली चुनते हैं, सीधे तौर पर चुनते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। इन देशों के अंदर लोग जो हैं वो अपने शासनाध्यक्षों को स्वयं चुनते हैं। अब हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है कि हम अपने शासनाध्यक्षों को डायरेक्ट क्यों नहीं चुनते? तो बच्चों, प्रत्येक देश की अपनी अपनी जो व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे देश के अंदर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो संभव करना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। यहाँ हम अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्टली चुनने के लिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव कराना है, अब कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री के चुनाव के अंदर खड़े हो जाएंगे? अब आप किस किस को चुनेंगे? इतने बड़े स्तर पर चुनाव को कैसे आयोजित कराया जाएगा? ये सारी दिक्कतें आएंगी। जिन देशों की जनसंख्या कम है, जिनका क्षेत्र छोटा है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभावी है, चल भी रहा है, अच्छे तरीके से प्रभावी हो रहा है। लेकिन जहां बड़ी व्यवस्था है, जहां बड़ी जनसंख्या है, वहां पर ऐसा संभव नहीं है। तो लोकतंत्र क्या, हमने केवल सीमित अर्थों को यहां जाना है। लोकतंत्र एक बृहत्तर व्यवस्था है और इसका अध्ययन आप आने वाले जो कक्षाएं हैं, आपकी 10वीं की कक्षा है, उसके अंदर भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपने आज क्या सीखा और क्या जाना है? तो आइए एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा, सुना है या नहीं है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, अभी हमने चर्चा की थी। लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छा क्यों है, यानी लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं, किन गुणों के कारण ये अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छा कहलाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों नहीं अपनाया गया, इस बात की भी चर्चा अभी हम कर रहे थे। कानून का शासन क्या होता है, या कानून के समक्ष समानता क्या होती है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो ये कुछ मौलिक प्रश्न हैं जो इस अध्याय के अंतर्गत मुझे अच्छे लगे। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आप अपनी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका है उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करें और जो छोटे छोटे प्रश्न, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के जो शासनाध्यक्ष थे, जिम्बाब्वे के अंदर किसका शासन था, या फिर जो है वो रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी का क्या नाम था, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप जो है वो जरूर तैयार करें, क्योंकि जो आपका सेट एग्जाम होगा उस सेट एग्जाम के अंदर मोस्टली आपसे जो है वो छोटे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन छोटे प्रश्न का अर्थ ये नहीं है बच्चों कि आप कुछ प्रश्नों को रट लेंगे और आप जवाब दे देंगे। छोटे प्रश्नों को अगर आपको याद करना है तो आप विस्तृत रूप से जो आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका है उसका अध्ययन करें, और ये प्रश्न जो आपको दिए गए हैं ये आपको गृह कार्य के रूप में है। आप अपनी अभ्यास की जो अभ्यास की पुस्तिका है उसके अंदर इन प्रश्नों को खोजें और लिखें और इनको याद भी करें, ताकि आने वाले समय में ये आपके लिए उपयोगी रहे। आशा है आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपको जो है लोकतंत्र का अर्थ जरूर स्पष्ट हो गया होगा। आपने बड़ी तन्मयता के साथ इस लेक्चर को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र राठौड़ आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए, सीखते रहिए।